हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके सामने हम डेली 20 क्वेश्चन लेकर आते हैं। जो कि अगर हम बात करें तो आपके आगामी जो पेपर होने वाले हैं, जैसे हो गया आपका दिल्ली पुलिस, और उससे पहले आप बात करें तो आपका यूपी त्रिपुरा SCPET का पेपर है। ठीक है, तो उन्हीं के प्रीवियस ईयर के बेसिस पर हम आपके सामने डेली आपके GS के 20 क्वेश्चन को लेकर आते हैं। और आज भी एक अच्छे क्वेश्चन के साथ आपके सामने आए हुए हैं। तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट को देखते हैं और आज अपने पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। रचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका ब्यास और सतलज नदी, ऑप्शन बी दिया आपका गंगा और घाघरा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका रावी और चिनाब नदी, और ऑप्शन डी दिया आपका सिंधु और झेलम नदी। ठीक है, किसकी बात कर, रचना दोआब। रचना दोआब, अगर पूछे रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है, किन दो नदियों के बीच स्थित है, तो ये किसके बीच है, ये आपके रावी और चिनाब के बीच है। रावी और चिनाब के बीच कौन सा दोआब है, रचना दोआब। अगर पूछे दोआब का मतलब क्या होता है, तो दो नदियों के बीच जो भूमि होती है उन्हें दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को, जैसे अगर हम पूछे ये दो नदियां हैं, इनके बीच की जो भूमि है, इसे क्या कहते हैं, इसे दोआब कहते हैं। इसे ही आपका दोआब कहते हैं। ठीक है, तो दो नदियों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। तो जो आपका रचना दोआब है वो रावी और चिनाब नदी के बीच की भूमि क्या कहते हैं, रचना दोआब हो कहते हैं। ठीक, इसी प्रकार एक है आपका विस्त दोआब। विस्त दोआब जो कि कहाँ पर है, आपके ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। ब्यास और सतलज नदी के बीच में कौन सा है, विस्त दोआब है। विस्त दोआब। विस्त दोआब अगर पूछे किन दो नदियों के बीच में है, आपके ब्यास और सतलज नदी के बीच में है। इसी प्रकार एक है आपका चज दोआब। क्या है, चज दोआब। चज दोआब, ठीक, चज दोआब। ठीक है, चज दोआब। चज दोआब अगर पूछे किन दो नदियों के बीच में है, तो ये आपके चिनाब और झेलम। चिनाब और झेलम। चिनाब और झेलम के बीच में आपका चज दोआब है। ठीक है, एक इसी प्रकार है आपका बारी दोआब। बारी दोआब। बारी दोआब किसके पीछे है, आपके ब्यास और रावी नदी के बीच में है। ब्यास और रावी नदी के बीच में कौन सा है, ये आपका बारी दोआब है। और चज दोआब की बात करें तो आपके चिनाब और झेलम नदी के बीच में। विस्त दोआब की बात करें तो आपके ब्यास और सतलज नदी के, और रचना दोआब की बात करें तो रावी और चिनाब नदी के बीच में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कौन से संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। ऑप्शन है दिया आपका 56वें संविधान संशोधन, ऑप्शन बी दिया आपका 14वें संविधान संशोधन, ऑप्शन सी दिया आपका 25वें संविधान संशोधन, और ऑप्शन डी दिया आपका 42वें संविधान संशोधन। किसकी बात कर रहा है, मौलिक कर्तव्य की बात कर रहा है। ठीक है, अगर पूछे मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे तो नहीं थे। मौलिक कर्तव्य आपके मूल संविधान में नहीं थे। इसे कब शामिल किया गया था, तो इसे शामिल किया गया था 1976 में। कब, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को, कितने मौलिक कर्तव्यों को, 10 मौलिक कर्तव्यों को आपको जोड़ा गया था। ठीक है, कहाँ जोड़ा गया है, तो संविधान के भाग 4 क में, भाग 4 क। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपका 51 क, अनुच्छेद 51 क। कब जोड़ा गया, 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को आपके जोड़े गए हैं। कहाँ पर जोड़े गए हैं, संविधान के भाग 4 क में और अनुच्छेद 51 क में जोड़े गए हैं। अगर पूछे मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, तो आपके रूस के संविधान से लिया गया है। किसके संविधान से, रूस के संविधान से आपके मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। वर्तमान में अगर पूछे कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो वर्तमान में आपके 11 मौलिक कर्तव्य। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य। अगर पूछे 11वां मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया, तो जोड़ा गया था आपके 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा कब, 2002 में। 2002 में 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इसलिए अब वर्तमान अगर पूछे वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपका मौलिक कर्तव्य जो है आपके भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा जेल मुंबई में है, मतलब कौन सा जेल है जो आपका मुंबई में है। ऑप्शन है दिया आपका तिहाड़ जेल, ऑप्शन बी दिया आपका आर्थर रोड जेल, ऑप्शन सी दिया आपका यरवदा जेल, और ऑप्शन डी दिया आपका कोट बिलावल जेल। ठीक है, अगर हम तिहाड़ जेल की बात करते हैं कहाँ पर है, ये आपके नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में। ठीक है, और आर्थर रोड जेल की बात करते हैं कहाँ पर है, ये आपके मुंबई में, कहाँ पर, मुंबई में, यानी ऑप्शन भी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। यरवदा जेल की बात करते कहाँ है, आपके पूना में है, कहाँ है, पूना में है। और कोट बिलावल जेल की बात करते हैं कहाँ पर है, ये आपके जम्मू में है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू में आपका कोट बिलावल जेल है। इसी प्रकार और कुछ मतलब केंद्रीय जेलों की बात करें तो एक है आपका कोट लखपत जेल, क्या है, कोट लखपत, लखपत, कोट लखपत जेल अगर पूछे कहाँ पर है तो आपके लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में है, लाहौर पाकिस्तान में। ठीक है, कोट लखपत जेल पूछे कहाँ पर है तो आपके लाहौर पाकिस्तान में। इसी प्रकार एक है आपका नैनी जेल, नैनी जेल कहाँ पर है तो आपके प्रयागराज में है, प्रयागराज में आपका नैनी जेल है। ठीक है, एक है आपका सेलुलर जेल, सेलुलर जेल, सेलुलर जेल कहाँ पर है, आपके पोर्ट ब्लेयर में है, पोर्ट ब्लेयर नाम का सेलुलर जेल, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपका अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर, वहीं पर आपका क्या है, सेलुलर जेल है। ठीक है, तो पूछा था आपका कौन सा जेल, आर्थर रोड जेल कहाँ पर है, आपको मुंबई में। तिहाड़ जेल की बात करें तो नई दिल्ली में, यरवदा जेल पूना में, और कोट बिलावल जेल की बात करें तो जम्मू में, और कोट लखपत जेल कहाँ पर है आपका, ये आपके लाहौर पाकिस्तान में है। नैनी जेल की बात करें तो प्रयागराज में। सेलुलर जेल कहाँ पर आपके पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया था। ऑप्शन दिया आपका 1534 में, ऑप्शन भी दिया आपका 1502 में, ऑप्शन सी दिया आपका 1526 में, और ऑप्शन डी दिया 1572 में। तो किसमें दिया है, 1572 में। तो अकबर का शासनकाल की बात करें तो कब से कब तक, कब से कब तक था, ये था आपके 1556 से 1605 तक, 1605 तक अकबर का शासन काल था। यानी इससे पहले के 3 डेट दिया है, 1534, 1502 और 1526, यानी ये तीनों आंसर जो आपके ये आपके गलत होते हैं। यानी जो ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होगा कि 1572 में जो आपके अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। कहाँ पर कराया, आपके फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में, फतेहपुर सिकरी में आपके किसका निर्माण कराया, आपके बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया है। अगर पूछे किसके उपलक्ष्य में कराया था तो आपके गुजरात विजय के स्मृति में आपके इसके किसका निर्माण कराया, फतेहपुर सिकरी का निर्माण कराया था। इसे क्या कहते हैं, इसे मतलब जामा मस्जिद का मुख्य द्वार भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ने दिया का 15 सितंबर, ऑप्शन भी दिया आपको 11 जुलाई, ऑप्शन सी दिया आपको 15 अगस्त, और ऑप्शन डी दिया आपको 2 जून। ऑप्शन डी क्या दिया है, 2 जून। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हैं, विश्व जनसंख्या दिवस की। विश्व जनसंख्या दिवस कर पूछे कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आपके 11 जुलाई को। कब, 11 जुलाई को आपको विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम और जुलाई के दिवस की बात करें, जैसे अगर पूछे आपका 9 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। अगर पूछे कब मनाया जाता है, आपके 9 जुलाई को मनाया जाता है। अगर पूछे 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 15 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है आपका युवा कौशल दिवस, युवा कौशल दिवस। युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है 15 जुलाई को। ठीक है, अगर पूछे 18 जुलाई को, तो यहाँ मनाया था अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन
क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया था, 18 जुलाई को। इसी प्रकार है आपका 20 जुलाई। 20 जुलाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया था, 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसी प्रकार है आपका 26 जुलाई। यहाँ पर है आपका विजय कारगिल दिवस। क्या है, विजय कारगिल विजय दिवस। कारगिल विजय दिवस, कारगिल विजय दिवस, ऐसे विजय दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। विजय दिवस, सिर्फ विजय दिवस भी बोल देते हैं। ठीक है, कारगिल विजय दिवस कब है, 26 जुलाई को है। 28 जुलाई की बात करें तो यहाँ पर आपका विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस, हेपेटाइटिस दिवस। ठीक है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपके विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपका 28 जुलाई को। और 29 जुलाई की बात करते हैं, यहाँ मनाया जाता है आपका विश्व बाघ दिवस। विश्व बाघ दिवस, विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, मनाया जाता है आपको 29 जुलाई को। ठीक है, पूछा था विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। 15 जुलाई को युवा कौशल दिवस। 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 26 जुलाई को आपका कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, ए ट्रेन टू पाकिस्तान निम्न में से किसकी पुस्तक है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान, इसकी बात कर रहा है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पूछे किसकी पुस्तक है। ऑप्शन ने दिया आपका खुशवंत सिंह, ऑप्शन भी दिया होगा विक्रम सेठ, ऑप्शन सी दिया होगा करण जौहर और ऑप्शन ने दिया होगा नवीन चावला। तो अगर पूछे ए ट्रेन टू पाकिस्तान अगर पूछे किसकी पुस्तक है तो आपकी खुशवंत सिंह की है। किसकी है, खुशवंत सिंह की, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इनकी एक और पुस्तक है आपका ए कंपनी ऑफ ओमेन। अगर पूछे ए कंपनी ऑफ ओमेन किसकी पुस्तक है तो अभी आपके खुशवंत सिंह की है। ठीक है, विक्रम सेठ की बात करें तो इनका है आपका सुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय पुस्तक किसकी है, आपके विक्रम सेठ की है। इन्हीं की है क्या आपका गोल्डन सेठ। क्या है, गोल्डन सेठ, गोल्डन सेठ। ठीक, सॉरी गोल्डन गेट है, गोल्डन गेट है ये। गोल्डन गेट, ठीक है, सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट अगर पूछे किसकी पुस्तक है, विक्रम सेठ की है। एक कंपनी ऑफ ओमेन और ए ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी पुस्तक है, ये आपकी खुशवंत सिंह की है। और करण जौहर की बात करें इनकी आपकी अनसुटेबल बॉय। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ, अनसुटेबल बॉय अगर पूछे किसकी है तो आपके करण जौहर की है। ठीक है, अगर पूछे नवीन चावला की पुस्तक के का नाम क्या है तो इनका नाम है मदर टेरेसा। अगर पूछे मदर टेरेसा किसकी पुस्तक है तो आपके नवीन चावला के। करण जौहर की अनसुटेबल बॉय, विक्रम सेठ की सुटेबल बॉय और गोल्डन गेट, खुशवंत सिंह की एक कंपनी ऑफ ओमेन। एक कंपनी ऑफ ओमेन किसकी पुस्तक है, आपके खुशवंत सिंह की है। ठीक है, और इन्हीं की आपके ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, प्राचीन शहर लोथल जो अब एक प्रमुख पुरातत्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है दिया आपका राजस्थान, ऑप्शन भी दिया आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन सी दिया आपका पंजाब और ऑप्शन दिया आपको गुजरात। ठीक है, तो किसकी बात कर रहे हो, लोथल की। अगर पूछे लोथल कहाँ स्थित है तो आपके गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है तो आपके भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज किए थे आपके रंगनाथ राव। ठीक है, और अगर पूछे लोथल जो है इसको क्या कहते हैं तो इसे सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापारिक नगर पूछे किस कहा जाता है, जबकि लोथल को कहा जाता है। राजस्थान में अगर पूछे प्राचीन शहर जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा है तो यहाँ आपका कालीबंगन। कालीबंगन कहाँ पर है, आपके राजस्थान में। वर्तमान में कहाँ पर है, राजस्थान में। ठीक है, किस नदी के तट पर है तो आपके घग्घर नदी के तट पर है। घग्घर नदी के तट पर आपका
कौन सा है, कालीबंगन है। इसी प्रकार पूछे पंजाब में कौन सा स्थान है, ये आपके रोपड़ जो है आपके वर्तमान पंजाब में है। रोपड़ कहाँ है, वर्तमान पंजाब में। ये किस नदी के तट पर है, तो आपके सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, सतलज नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाया गया। ऑप्शन ए दिया आपका अमेरिका, ऑप्शन बी दिया आपका रूस, ऑप्शन सी दिया आपका ब्रिटेन और ऑप्शन डी दिया आपका आयरलैंड, ठीक है। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका के संविधान से अगर पूछे क्या क्या लिया गया है, तो यहाँ से लिया गया आपका मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार पूछे तो अमेरिका से। और मौलिक कर्तव्य की बात करें तो रूस के संविधान से, ठीक है। कहाँ से लिया गया मौलिक अधिकार, आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। और क्या लिया गया, तो लिया गया आपका उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और इसमें आपका राष्ट्रपति का महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक है। कहाँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लिए गए, अभी आपके अमेरिका के संविधान से लिए गए। रूस के संविधान से बात करें तो यहाँ आपका मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य, ठीक है। मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से, आपका रूस के संविधान से। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो यहाँ से आपका द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली अगर पूछे कहाँ से लिया गया, अभी आपके ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। अगर पूछे आयरलैंड के संविधान से, तो यहाँ पर आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऐसे क्या कहते हैं, डीपीएसपी, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए, आपके आयरलैंड से। यहीं से लिया गया आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति, निर्वाचन पद्धति अगर पूछे कहाँ से लिया गया आपके आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। पूछा आपका भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान अगर पूछे कहाँ से लिया गया, तभी लिया गया था आपके ब्रिटेन के संविधान से, यानी कहाँ से, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। अमेरिका के संविधान से पूछे तो मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। रूस से मौलिक कर्तव्य, ब्रिटेन से एकल नागरिकता की अवधारणा, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, मंत्रिमंडल प्रणाली, ठीक। आयरलैंड से पूछे तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी और राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति कहाँ से, आपके आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन है दिया आपका जैसलमेर, ऑप्शन बी दिया आपका जयपुर, ऑप्शन सी दिया आपका जोधपुर और ऑप्शन डी दिया आपका बेंगलुरु। अगर फिर सन सिटी के नाम से अगर पूछे किसे कहा जाना जाता है, तो जाना जाता है आपके जोधपुर को। किसे, जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है, सन सिटी के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर की अगर हम बात करें, जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें जाता है गोल्डन सिटी, गोल्डन सिटी जलसा, किसे, जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जयपुर की बात करें तो इसे गुलाबी शहर यानी पिंक सिटी, गुलाबी शहर, गुलाबी शहर के नाम से जयपुर को जाना जाता है। और जोधपुर को सन सिटी, ठीक है। और बेंगलुरु की बात करते हैं आपके गार्डन सिटी, गार्डन सिटी के नाम से किससे जाना जाता है, आपके बेंगलुरु को जाना जाता है। और अगर हम शहरों की बात करें, जैसे अगर पूछे लखनऊ को किस नाम से जाना जाता है, लखनऊ को तो इन्हें जाता है आपके नवाबों का शहर, नवाबों का शहर, ठीक, नवाबों का शहर किसे कहते हैं, लखनऊ को कहते हैं। अगर कच्छ गुजरात की बात करें, कच्छ गुजरात की बात करें, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे फ्लेमिंगो सिटी, फ्लेमिंगो सिटी के नाम से जाना जाता है। फ्लेमिंगो सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, कच्छ को जाना जाता है। उदयपुर की बात करें, उदयपुर को लेक सिटी, लेक सिटी यानी झीलों का शहर,
लेक सिटी के नाम से उदयपुर को जाना जाता है। यानी झीलों का शहर किसे कहते हैं? उदयपुर को कहते हैं। इसी प्रकार बात करें आपके कोलकाता को, कोलकाता इसे क्या कहते हैं? महलों का शहर। महलों का शहर किसे कहते हैं? ये कहते हैं आपको कोलकाता। किसे कहते हैं? कोलकाता को। ठीक। जैसलमेर को गोल्डन सिटी, जयपुर को गुलाबी शहर, और जोधपुर को सन सिटी, बेंगलुरु को गार्डन सिटी, लखनऊ नवाबों का शहर, कच्छ फ्लेमिंगो सिटी, उदयपुर लेक सिटी यानी झीलों का शहर। ठीक। कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले पहले भारतीय का नाम बताइए। ऑप्शन है दिया आपको दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन भी दिया जमशेदजी टाटा, ऑप्शन सी दिया है भिकाजी कामा, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बात कर रहा है? ब्रिटिश संसद में सांसद बनने वाले ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य कौन थे? पहले सदस्य या सांसद बनने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे? ऑप्शन है दिया आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है। तो अगर पूछे कौन थे तो ये थे आपके दादा भाई नौरोजी। पहले अगर पूछे ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य या पहले सांसद बनने वाले पहले भारतीय कौन थे तो ये थे आपके दादा भाई नेरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नेरोजी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम जमशेदजी टाटा की बात करें तो ये 1907 में, कब? 1907 में इन्होंने भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की। 1907 में इन्होंने क्या किया था? भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना की। स्टील प्लांट की स्थापना की। ठीक है। 1907 में भारत के पहले स्टील प्लांट की स्थापना अगर पूछे किसने की थी, देखिए था कोई जमशेदजी टाटा। और हम पूछे भिकाजी कामा के बारे में बात करें तो यह थी आपकी जर्मनी में। कहाँ पर? जर्मनी के स्टुटगार्ड नगर में भारत का प्रथम तिरंगा फहराने के लिए कौन जानी जाती है? तो जानी जाती है आपकी भिकाजी कामा। इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ड में स्वतंत्र भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। किसने? भिकाजी कामा ने फहराया था। कहाँ पर फहराए थे? जर्मनी के स्टुटगार्ड में। स्टुटगार्ड एक शहर है जर्मनी का, यहाँ पर इन्होंने भारत का प्रथम तिरंगा झंडा फहराया था। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है। ठीक है। किसकी? भारत की नदियों को। ऑप्शन दिया आपका वैगई नोटियाल परियोजना, ऑप्शन भी दिया कोसी गंडक परियोजना, ऑप्शन सी दिया केन बेतवा परियोजना, और ऑप्शन दिया पलार भवानी परियोजना। तो अगर पूछे भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना कौन सी है तो यह आपकी केन बेतवा परियोजना। कौन सी है? केन बेतवा परियोजना है। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या होता है कि केन बेतवा परियोजना जो है कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली भारत की प्रथम परियोजना है, पहली परियोजना है। ठीक। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? कब? 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग का प्रभार किसके पास था? ऑप्शन है दिया आपका मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन भी दिया आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी दिया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी दिया आपका लियाकत अली खां। ऑप्शन डी क्या दिया है? लियाकत अली खां। तो किसकी बात कर रहा है? स्वतंत्र भारत की पहली मंत्रिमंडल में अगर पूछे शिक्षा मंत्रालय किसके पास था तो वो था आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। किसके पास था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के पास था। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास क्या था, कौन सी मंत्रालय थी, तो इनके पास था आपका विधि मंत्री। ये विधि मंत्रालय था। ये कौन थे? आपके विधि मंत्री थे। ये कौन थे? विधि मंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये थे, इनके पास था आपका खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय। कृषि मंत्रालय किसके पास था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम बात करें गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री। ये मंत्रालय अगर पूछा किसके पास था तो यह था आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। सरदार
वल्लभ भाई पटेल के पास था। किसके पास था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। ठीक है। कौन सा मंत्रालय था? गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, किसके पास था? ये थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और पूछे खाद्य एवं कृषि मंत्रालय किसके पास? और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास था। रेलवे परिवहन मंत्रालय किसके पास था? रेलवे परिवहन मंत्रालय, रेलवे परिवहन मंत्रालय किसके पास था? ये था आपके डॉक्टर जॉन मथाई के पास था। डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था? रेलवे और परिवहन मंत्रालय था। रक्षा मंत्रालय किसके पास था? क्या पूछा? रक्षा मंत्रालय। अगर पूछा रक्षा मंत्रालय किसके पास था तो यह था आपका सरदार बलदेव सिंह के यहाँ। सरदार बलदेव सिंह, सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था? रक्षा मंत्रालय था। ठीक है। इसी प्रकार बात करें किसकी? वित्त मंत्रालय। वित्त, अगर पूछे वित्त मंत्री कौन थे तो थे आपके आर.के. षणमुखम शेट्टी थे। आर.के. षणमुखम शेट्टी कौन थे? थे आपके वित्त मंत्री थे। कौन थे? वित्त मंत्री थे। ठीक है। सिर्फ बात करें आपका श्रम मंत्री कौन था? श्रम मंत्री कौन थे? यह थे आपके जगजीवन राम। ये थे आपके कौन? श्रम मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था 1947 में स्वतंत्र भारत के प्रथम कैबिनेट में शिक्षा विभाग यानी शिक्षा मंत्रालय किसके पास था? तो था आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद के पास था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास विधि मंत्रालय था। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या था? खाद्य एवं कृषि मंत्रालय था। अगर पूछे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास था गृह मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय था। डॉक्टर जॉन मथाई के पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास था आपका रेल परिवहन मंत्रालय था। और सरदार बलदेव सिंह के पास कौन सा मंत्रालय था? इनके पास था आपका रक्षा मंत्रालय। और आर.के. षणमुखम शेट्टी के पास पूछे तो आपके वित्त मंत्रालय। और जगजीवन राम के पास कौन सा था? आपका श्रम मंत्रालय था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबिनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन दिया कावेरी नदी, ऑप्शन बी दिया आपका कृष्णा नदी, ऑप्शन सी दिया आपका ताप्ती नदी और ऑप्शन डी दिया आपको गोदावरी नदी। तो किसकी बात कर रहा है? कबिनी नदी की। कबिनी नदी के एक नाम से और जानते हैं किस नदी से? कपिला नदी भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? कपिला नदी। कबिनी नदी को कपिला नदी भी कहा जाता है। अगर पूछे किसकी सहायक नदी है तो आपके कावेरी की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? कावेरी की प्रमुख सहायक नदी है। अगर पूछे कौन मतलब जो आपकी कपिला नदी या कबिनी नदी है ये कहाँ बहती है? तो कर्नाटक और केरल में बहती है। मतलब केरल और कर्नाटक में आपकी बहती है। ठीक है। किसकी सहायक नदी? आपकी कावेरी की सहायक नदी है। अगर पूछे कावेरी नदी की लंबाई कितनी है तो ये 805 किमी लंबी है। 805 किमी लंबी है। ये कहाँ से निकलती है? तो आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। अगर हम कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसे आपके 1400 किमी। कितनी है? 1400 किमी। ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। ताप्ती नदी की बात करें, ताप्ती नदी की आपके सतपुड़ा के बैतुल मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सतपुड़ा के बैतुल मुल्ताई, सतपुड़ा पर्वत से। ठीक है। सतपुड़ा पर्वत के बैतुल मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं आपके 724 किमी लंबी है। ठीक है। अगर हम गोदावरी नदी की बात करें तो आपके नासिक, महाराष्ट्र के नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई की बात करते हैं आपके 1465 किमी। इसकी लंबाई कितनी है? 1465 किमी है। ठीक है। तो कावेरी नदी से की सहायक नदी आपकी कबिनी या कपिला नदी है, जो कि आपके कावेरी नदी मतलब कहाँ से निकलती है? तो निकलती है आपके ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई कितनी है? 805 किमी। कृष्णा नदी की बात करें तो इसकी लंबाई आपकी 1400 किमी, जो कि आपके बलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। महाबलेश्वर पहाड़ी से निकलती है। लंबाई आपकी 1400 किमी। कितनी है? 1400 किमी है। दक्षिण भारत की दूसरी बड़ी नदी है। और अगर भारत की तीसरी बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। कितनी लंबाई? 2525। भारत की दूसरी बड़ी नदी आपकी गोदावरी नदी है। लंबाई कितना है? 1465 किमी। और तीसरी नदी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कृष्णा नदी, होगी 1400 लंबी। अगर पूछे भारत की तीसरी होगी, और लेकिन दक्षिण भारत की पूछे दक्षिण भारत की दूसरी है। और दक्षिण भारत की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। ठीक है। और
ताप्ती नदी की बात करें तो सतपुड़ा नदी सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। सतपुड़ा के पैताल मुल्ताई पहाड़ी से निकलती है। कितनी इसकी लंबाई कितनी है? 724 किमी इसकी लंबाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के किस राज्य में संघाई त्यौहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में आपका संघाई त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका मणिपुर, ऑप्शन बी दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन सी दिया अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका मेघालय। तो अगर कौन सा त्यौहार है? संघाई त्यौहार। अगर पूछे संघाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो मनाया जाता है कि मणिपुर में। कहाँ पर? मणिपुर में मनाया जाता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे कब से कब मनाया जाता है तो 21 से 30 नवंबर को के बीच ये मनाया जाता है। 21 से 30 नवंबर के बीच में आपका कौन सा त्यौहार है? संघाई त्यौहार, जो आपके कहाँ मनाया जाता है? आपके मणिपुर में मनाया जाता है। इसी प्रकार आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या है? तवांग त्यौहार, तवांग उत्सव कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 26 अक्टूबर को। 26 अक्टूबर को तवांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ वर्ष डैश के बजट में घोषित किया गया था। मतलब किस वर्ष के बजट में आपके घोषित किया गया था? कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए कृषि उड़ान योजना का शुभारंभ। ठीक है, तो किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? ऑप्शन दिया 2019, ऑप्शन बी दिया 2017, ऑप्शन सी दिया आपको 2018 और ऑप्शन डी दिया आपको 2020। तो किस वर्ष के, अगर पूछे किस वर्ष के, मतलब किस वर्ष के बजट में घोषित किया गया था? 2020 के बजट में घोषित किया गया था। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया कि जब अम्ल के साथ जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पन्न होती है। ऑप्शन है दिया आपको नाइट्रोजन गैस, ऑप्शन बी दिया ऑक्सीजन गैस, ऑप्शन सी दिया आपका हीलियम गैस और ऑप्शन डी दिया आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जब अम्ल जल के साथ क्रिया करती है तो कौन सा गैस निकलती है? यहाँ निकलती है, उत्पन्न होती है, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। इमली में मौजूद अम्ल का नाम बताइए। ऑप्शन दिया आपका अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी दिया आपका टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन सी दिया आपका लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन डी दिया आपका साइट्रिक अम्ल। ठीक है, तो अगर पूछे किसमें? इमली में पूछ रहा है। किसमें पूछ रहा है? इमली में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? यह होता है आपका टार्टरिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्टरिक अम्ल। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे टार्टरिक अम्ल जो है इमली के सिवा और किसमें होता है? तो होता है आपके अंगूर में भी। किसमें? अंगूर में भी आपका टार्टरिक अम्ल पाया जाता है और कच्चे आम में भी पाया जाता है। कच्चे आम में भी आपका टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो आपके दूध दही में पाया जाता है। दूध दही में आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल की बात करें तो आपके सिरका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सिरका में आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसी प्रकार बात करें एक है आपका फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल, अगर पूछे फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है तो आप पाया जाता है आपके चीटी और एक होता है आपका बर्रे, इसके डंक में। ठीक है, के डंक में पाया जाता है, डंक में पाया जाता है। ठीक है, और पूछे ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल अगर पूछे कहाँ पाया जाता है तो आपके पालक में पाया जाता है। पालक में और टमाटर के बीजों में भी आपके ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन दिया आपका AR रहमान, ऑप्शन बी दिया आपका दिलीप कुमार, ऑप्शन सी दिया आपका संजीव कुमार और ऑप्शन दिया सत्यजीत रे। तो अगर पूछे लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे आपके सत्यजीत रे थे। कौन थे? सत्यजीत रे थे। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो था आपका किसके काल में? मुगल काल के दौरान। मुगल काल के दौरान सबसे बड़ा बंदरगाह था। ऑप्शन ए दिया आपका हुगली, ऑप्शन बी दिया आपका सूरत, ऑप्शन सी दिया आपका बालासोर और ऑप्शन डी दिया चटगांव। तो अगर पूछे मुगल काल के दौरान अगर सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था तो यह था आपका सूरत बंदरगाह। कौन था? सूरत बंदरगाह। नहीं, ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे हुगली बंदरगाह की बात करें तो यह आपके कोलकाता में है। ये एकमात्र नदी बंदरगाह है। कौन सा है? नदी बंदरगाह है, हुगली नदी पर है। ठीक है, चलिए अगला। तो चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।
अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।